कर सकता है तो मैं क्यों नहीं? क्या है उनमें ऐसा जो मुझ में नहीं? अगर कोई कर सकता है तो मैं क्यों नहीं? क्या है उनमें ऐसा जो मुझ में नहीं? जय हिंद बच्चों, प्यारे मित्रों। मोदी वाला मित्रों नहीं है, ये हमारा वाला मित्रों है। मित्रों का मतलब होता है जो लोग ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं वो सभी मित्र हैं, और जो अपने ही शत्रु हैं उनका कोई मित्र नहीं हो सकता। तो आज का हमारा बढ़िया सा टॉपिक है हैंडसम टाइप का खिलजी वंश। जो लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हों वो शेयर लाइक बिल्कुल ना करें। तुम्हारी 100 बार गर्ज हो तो इसको अच्छा लगे तो पढ़ना, तुम्हारी गर्ज ना हो तो क्यों ना पढ़ना। सबसे पहली बार जब आप कभी बाजार जाते हो तो उस मिठाई की दुकान पे भीड़ लगी रहती है जिसका माल बताइए जिसका माल अच्छा होता है, उसे चिल्लाने की जरूरत नहीं होती है। उसका माल के लिए आप खुद लाइन लगाइएगा तो आप वो चिल्लाता नहीं, मेरा ले लो, क्यों ले ले भैया। और जो चिल्लाता रहता उसका कोई नहीं लेता, और जो नहीं चिल्लाता उसके लाइन लगी। पता क्यों? क्योंकि उसके प्रोडक्ट में दम होती। अगर आपको लगता है कि हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं, आज नहीं, कल नहीं, परसों, जब आप कभी अपने लिए तैयार होइएगा तो आप एहसास होगा कि हमको इनके लिए कुछ प्रयास करना चाहिए। हमारे लिए इतने प्रयास हो सकता है, आप पढ़ो दूसरे को पढ़ाओ, इतना तो हो सकता है ना। तो चलिए आप करिएगा ना करिएगा आपके विवेक के ऊपर निर्भर है। मेरा माल अच्छा है, मैं इसको दम ठोक के कहता हूँ कि आप जब भी कभी कंपटीशन बैठेगा 99% आपको एक सवाल, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ, एक सवाल ढूंढ लाइएगा जो कॉन्सेप्ट बेस हो और आपको ना आता हो, क्योंकि हम अपने काम के प्रति ईमानदार हैं और आपसे उम्मीद करते हैं आप अपने काम के प्रति ईमानदार होंगे। चलिए आज ईमानदारी के साथ अपने टॉपिक पे आते हैं। खिलजी वंश नाम से खुजली लगता है लेकिन है बड़ा खतरनाक, क्योंकि एक ऐसा व्यक्ति आएगा जो ऐसी खुजली करेगा देश में कि सबकी खुजली हमेशा के लिए सही हो जाएगी। चलिए बड़ा मजा आएगा इस टॉपिक को पढ़ने में। शुरू करते हैं। ये वास्तव में जो खिलजी थे ये रहने वाले सब के सब नालायक तुर्क ही हैं। ये सब के सब तुरुक ही हैं, तुर्क हैं, ना कि तुरुक। तुरुक अलग होता है, तुर्क अलग होता है। तो जो तुर्क हैं ये वास्तव में सब हैं वहीं के, लेकिन होता क्या है, जैसे आप रहने लगो, आप रहने वाले हो पूर्वांचल के और रहने लगो बांदा में हमारे घर पे, तो कुछ दिन बाद आप बांदा की भाषा बोले लगे ना, अरे बैठा जाए, आ खाना खा ले, ऐसे भाषा बोलेंगे ना, तब ना बोलेगा आइबा खैबा जैबा। ये कहाँ की भाषा? पूर्वांचल की। लेकिन आपने कहा कि खीर सीख ली बांदा की। यही कारण था कि ये थे तो सबके सब तुर्क, लेकिन रहते कहाँ थे? अफगानिस्तान के आसपास। जो स्थान का नाम था उसका नाम था खल्ज, इसीलिए इनको क्या कहा जाने लगा? खिलजी। यही कारण था कि ये अपने आप को क्या कहा करते थे? खिलजी कहा करते थे। मैं आप कमेंट बॉक्स में चाहूंगा कि गांधी को गांधी क्यों कहते थे, कमेंट बॉक्स में लिख के दिखिएगा, जवाब दीजिएगा। सर हमें पता है गांधी को गांधी क्यों कहते थे। चलिए सबसे पहले इस खिलजी वंश का जो स्थापना करी वो एक पागल टाइप का आदमी था, बड़ा बढ़िया हैंडसम टाइप का आदमी। कौन था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जो रहा करता था किसके दरबार में? बलबन के दरबार में। ये उन्हीं का सैनिक था, यूं कहते हैं उन्हीं का दास था। जब उनके यहाँ कोई उत्तराधिकारी नहीं रहा तो सेना के रूप में, सेनापति के रूप में था, इससे मौका पाया और नए वंश की स्थापना कर दी। वंश का नाम था खिलजी वंश। जब गद्दी पर बैठा तो 70 साल का बूढ़ा जब गद्दी पे बैठेगा तो कुछ सुनेगा, तो इसने बेचारे ने, कहा जाता है कि सबसे उदार नेता या उदार शासक था। 70 साल में कर खा लीजिए, तलवार चलाइएगा, गला काट के आपसे पानी के तो आफत मची। 70 साल की उम्र में तुम राजा बना, तो उदारवादी दृष्टिकोण अपनाओगे ही अपनाओगे। मैं जब साइकोलॉजी पढ़ाता हूँ तो लोग क्या कहते हैं, पिकनिक माने ये मोटे तगड़े, और उनका लक्षण होता है शांत स्वभाव। तुम करो का लोगे ये मोटे तगड़े हो, क्या कर लोगे किसी का? ये 70 साल के बूढ़े वाले आदमी, उनका मैं निरंकुश स्वाद हूँ, लेकिन कौन वाला? उदार निरंकुश स्वाद। मारो पीटो कोई दिक्कत नहीं, अभी देखेगा कहेगा हाँ लड़े रहो कोई दिक्कत नहीं। चलिए सबसे पहले यही संस्थापक है खिलजी वंश का। शाइस्ता खां की उपाधि दी और किसको दी? इसे किसने दी थी? कैकवाद ने, क्योंकि कैकवाद के दरबार में रहता था। मैंने आपसे कहा था इल्तुतमिश, ये सॉरी बलबन जो था अपने पौत्रों का नाम क्या रखा था? कैकवाद, क्यूमार्स। तो ये कैकवाद के साथ रहता था, तो कैकवाद ने शाइस्ता खां की इसको उपाधि दी थी, नंबर 1। नंबर 2, कैकवाद के ही बनवाए गए किलोखरी महल में 13 जून 1290 को गद्दी पर बैठा। और जब गद्दी पर बैठा तो सबसे पहले चिल्ला के कहा, जो जो कुछ कर रहे हो करते रहो, मुझे कोई लेना देना नहीं। लेकिन गड़बड़ कहाँ हो गई? इसको उलेमाओं ने गद्दी हाथ पकड़कर कहा कि चलो भैया बलबन के लाल महल में गद्दी पर बैठ जाओ। ये कहा पागल हो, मैं बैठ जाऊंगा, ये बलबन का सीट है जिस पर बैठने के लिए उतना जज्बा चाहिए। बलबन मैंने आपको पढ़ाया था,
बल एक के पास, बल वन, एक ऐसा व्यक्ति जिस पर बल है, उस पर गद्दी पे बैठने की हिम्मत नहीं करी। इतना बढ़िया आदमी था उदारवादी कि इसने बलबन की गद्दी नहीं, बगल में एक गद्दी डालकर बैठा करता था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। इतना बढ़िया आदमी था। चलिए, जब इसने गद्दी पर बैठा तो इसने सिद्धांत अपनाया, राजत्व का सिद्धांत। सब में मैंने आपको राजत्व पढ़ाया, इल्तुतमिश का, बलबन का, अभी हम अलाउद्दीन खिलजी का ही पढ़ाएंगे। इसने निरंकुश उदारवाद मानने का मतलब था कि हम किसी का हस्तक्षेप नहीं करेंगे, आप अपना अपना काम करते हैं, लेकिन अगर विद्रोह करेंगे तो कुटाएंगे, ध्यान रखिएगा। अब क्या हुआ, इसी के समय मलिक छज्जू ने, जो कड़ा मानिक को, जो पड़ता है पड़ोस में, कड़ा मानिक में, कड़ा की माता जी है ना बड़ी फेमस, कड़ा मानिकपुर में शासन कर रहा था। मलिक छज्जू बलबन का था भतीजा। इसे लगा हमारे चाचा को निपटवा दिए, शासक तुम बन गए, उसने कर दिया विद्रोह, जो कि सूबेदार कहाँ का था, मानिकपुर का कड़ा। अब इसे लगा तो वहां गया फिरोज ये जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, और उसको समझाया कि तुम देखो भैया बलबन के भतीजे, इसलिए तुम कुछ कह नहीं रहे, तुम एक काम करो, बेहतर तुम यहाँ से लो भाग, कहाँ चले जाओ, कहाँ पर, मुल्तान के क्षेत्रों में, वहां जाकर शासन करो, जाके यहाँ से भाग खड़े हो। तो उसको मुल्तान भेज दिया और वहां का शासन क्या किया, संभाल लिया। और अपने भतीजे, ये शायद कहा जाता है इतिहास में सबसे बड़ी गलती थी उसकी, अलाउद्दीन खिलजी को गद्दी पे बिठा सिंगार कहा दे दिया। जो कड़ा मानिकपुर का क्षेत्र था वो किसका सूबेदार बना दिया, अलाउद्दीन खिलजी को। ध्यान से सुने रहेगा। अब हुआ क्या, जब अलाउद्दीन खिलजी को कड़ा मानिकपुर का भतीजा था, रज्जब का लड़का था, अभी बताएंगे कौन है रज्जब। तो ये जब कड़ा मानिकपुर पहुंचा तो चाचा से बिना पूछे जांचे जहां मनाता था युद्ध करने पहुंच जाता था, जिससे मनाता लड़ाता था। जैसे हमारे घर में होता ना भतीजे, उसकी कारा राइट है, चाचा से चाचा मार रहा है, बचा उनको, वही हालत इसकी थी अलाउद्दीन खिलजी, जिससे ऐठ आता था। एक बार इसने क्या किया, दक्षिण भारत में, अभी मैं मैप में आपको दिखाऊंगा शासन कहाँ था, एक देवगिरी स्थान था, वहां देवगिरी में जाकर युद्ध कराया, झूठ है। वहां के राजा थे राजा रामचंद्र यादव वंशी, उनको मार कूट के भाग आया और 1.5 सारा पैसा इकट्ठा कर खिलाया, 1.5 पैसा उसे लूट लाया। आगे कहानी भी जोड़ते हैं। अब क्या हुआ, इसके बाद अगला शासक जो वहां के थे, मंगोल शासक थे, वो था उलूग खान। उलूग खान ने किया आक्रमण और कहा कि हम 4000, देखो तुमसे लड़ाने भिड़ने से तो बेकार, तुम बूढ़े बाढ़े आदमी, तुम एक काम करो, हम 4000 लोग आए हैं, तुर्क सरदार हैं हम लोगों को रहने की व्यवस्था कर दो, हम यहीं बसना चाहते हैं। अंदाजा लगाओ, तुर्किस्तान छोड़कर कोई भारत में रहना पसंद करता है, और कुछ धूर्त इस देश के लोग हैं जो इस देश को बुरा भला कहते हैं, इसी देश का खाकर इसी गाली देते हैं। सोचे कुछ तुर्क दुनिया छोड़कर यहाँ रहने आए थे, ये स्वर्ग है अपना देश, और कुछ दुष्ट यहाँ के हैं जो इसको नर्क बनाने में तुले हैं। आप मत इसको ध्यान दीजिएगा कि हमारा देश इतना सुंदर था कि 4000 तुर्क आकर यहाँ रहने की मांग रहे हैं कि हमें रहने की जगह दे दो, इतनी अच्छी सुंदर जगह थी। भैया उदार आदमी था, अरे रहो भाई, कहाँ, दिल्ली से थोड़ी दूर पर उसने नवीन मुसलमानों के लिए एक नई बस्ती बनाई, पेपर खूब आया। नवीन मुसलमानों को किसने पनाह दी थी, तो मंगोल शासक थे, सूबेदार थे, उनको शासक दिया था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। यही 4000 लोग बसे और इन्हीं को नवीन मुसलमान या नए मुसलमान कहा जाता है। ये नए वाले मुसलमान मतलब ये वाले नहीं, वो वाले तुर्क वाले मुसलमान कहा जाता है। तो ये कहानी थी अलाउद्दीन इसकी। अब देखिए जरा कहानी क्या बनती है और इसकी मृत्यु का रास्ता कहाँ बनता है। एक इनके दरबार में संत रहा करता था सीदी मौला। सीदी मौला जो संत था बहुत उदार व्यक्ति था, लेकिन किसी ने भड़का दिया किसको, जलालुद्दीन को, कि यार भैया ये तो योजना बना रहा तुम्हें मारने, और तुम्हें कुछ दिन में हटा के अपना शासक बन जाएगा या अपने भतीजे को शासक बना देगा। हाँ, जलालुद्दीन ऐसा कैसे संभव। तो उसने कहा बुलाओ सीदी मौला। पहुंचा सीदी मौला के साथ और पहुंचा, उसको हाथी के नीचे दबा के मार डाला। बेचारे संत को पता नहीं कि मारे कहा जा रहा है। अब क्या हुआ, तो वो जैसे ही मरा तो उसने मरते समय आह निकली और कहा, एक आज रात का सूर्योदय नहीं देखेगा तुम्हारा पुत्र मर जाएगा। एक संत की बाड़ी लगी और इसका बड़ा बेटा नासिरुद्दीन राठी को क्या हो गया, मृत्यु हो गई। बड़ा दुखी हो गया कौन, फिरोज खिलजी, कि उसका बेटा, बड़ा बेटा क्या हो गया, मर गया। संत का वो था। इसके बाद अमीरों को जब भी षड्यंत्र होता था उनको दबा देता था और कहता भैया मौज करो, हमें शांति से रहने दो। इस प्रकार जलालुद्दीन एक निरंकुश उदारवादी शासक के रूप में रहा। लेकिन उदारता वहीं तक अच्छी होती जहां तक आपका अधिकार का हनन ना हो। गड़बड़ कहां हुई, जरा ध्यान सुनेगा। गड़बड़ ये हुई कि जब देखो तब ये दान, जब देखो तब दान, जो भी आय करके लाए अलाउद्दीन खिलजी सब दान, कड़ा मानिकपुर जीता दान। अलाउद्दीन खिलजी बोला मैं पागल हूं, घंटा जैसा रोज कमा कमा के लाओ, तुम उड़ाए रहते हो। उसने एक रचना रची,
जब वो देवगिरी के अभियान से वापस आया तो बहुत सारा सोना चांदी हीरा लेकर आया और अपने चाचा को खबर भेजी कि आ जाओ भैया ले जाओ, हमें इस धन से कोई लेना देना नहीं है। और जब चाचा को बुलाया और जब चाचा आए तो दो लोगों को तैयार कर रखा था, मोहम्मद सलीम और इख्तियारुद्दीन होद। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मोहम्मद सलीम और इख्तियारुद्दीन होद, ये दो व्यक्तियों को तैयार किया। और कहानी क्या गई कि चाचा को खबर भेजी कि नाव लेकर उस पार आओ और कुछ सस लेकर ना आना, भतीजे हो ये सोना चांदी ले जाओ, मुझे इनका कोई मोह नहीं है। चाचा को अपने भतीजे पे बड़ा विश्वास था क्योंकि वो बहुत सारी विजय कर चुका था। चाचा निहस्सा बेचारा उदार आदि आदमी पहुंच गया भतीजे के पास और यह नहीं पता तक भतीजा पूरा ताक लगा के बैठा, तुमको 6 इंच छोटा कर दिया। हुआ क्या, जैसे यहाँ पर पूछा, यहाँ पर दो कहानियां अलग अलग है। बरनी कुछ और कहता है, फरिश्ता कुछ और कहता है, मैं दोनों सुना देता हूँ। बरनी कहता है कि गले मिलता है भतीजा चाचा से और बगनके माने होता है अपने नाखूनों में बड़े बड़े नाखून लोहे के लगा रहे ना, बगनके से उसके पीठ में घुपोकर उसको मार डालता। ये पहली कहानी। फरिश्ता कहता है कि इख्तियारुद्दीन होद ने पीछे से गला काट लिया और गला घोड़े के ऊपर रख कर कड़ा मानीपुर क्षेत्रों में घुमाया गया कि आज से शासक खत्म फिरोज खिलजी, आज के बाद शासक कौन हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। ये दो अलग अलग कंट्राडिक्शन। एनीवे, इनकी मृत्यु हो गई, एक लाइन में कहा जाए तो जलालुद्दीन की हो जाती मृत्यु और अगला शासक अपने आप से घोषित हो जाता है अलाउद्दीन खिलजी। अब जो शासक बना ये बलबन का भी बाप था। अलाउद्दीन खिलजी का मतलब होता है अल्लाह का दीन किया हुआ व्यक्ति जो सबको खले, ऐसा व्यक्ति जो किसी को सुकून से रहने न दे, संगीत की ऐसी की तैसी, समाज की ऐसी तैसी, समारोहों पे बैठ नहीं सकते, बोल सकते नहीं, जो बोला छोड़ छोड़ा। इतना खतरनाक। बलबन तो फिर भी कुछ अच्छा था, ये तो स्वतंत्र राजा है, ये उलेमाओं को गाली देगा, ये खलीफाओं को गाली देगा, ये सानी राजाओं को गाली देगा, किसी से नहीं डरता। कहता है मैं ही ईश्वर हूं, मैं ही सब कुछ हूं, कुछ नहीं, पैगंबर के बाद मेरा स्थान आता। चलिए कहते हैं कैसे क्या निकाल बनी। अभी जैसे शासक बनता है, अगर दिल्ली आता है तो यहाँ के तुर्क उसे उठा उठा पटकेंगे, तो करे क्या, इसने वही कड़ा मानीपुर में अपने कहा मैं राजा यहीं से हो जाऊंगा। लेकिन तुर्क सरदारों के कहने पर ये पहुंचा कहाँ, दिल्ली, और बलबन के लाल महल में अपना राज्याभिषेक कराता है। कब, बहुत बार पेपर में आ चुका है, 22 अक्टूबर 1296 के बलबन के लाल महल में अपना राज्याभिषेक कराता है और कहता है आज से जो कुछ भी है वो मैं हूं, सारा कुछ किनारे रख दिया। अब इसने क्या किया, इसका जो वास्तविक नाम था वो गुरशास्त्र था। क्या नाम था, गुरशास्त्र था। और इसका मृत्यु के बाद, यहीं पर रिपीट कर रहे, 3 जनवरी 1316 को इसकी मृत्यु होती है और कुतुब परिसर में ही इसकी समाधि लगा दी। पेपर में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि अलाउद्दीन खिलजी की समाधि कहाँ है, तो कुतुब परिसर में है, जो कि कहाँ, जामा मस्जिद के सामने। ये था कहानी किसके बारे में, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, शुरुआती संघर्ष। अब आते हैं रियल कहानी में अलाउद्दीन खिलजी। होता क्या है, इसने उपाधियां धारित की थी सिकंदर ए सानी। सिकंदर ए सानी यानी सिकंदर द्वितीय। आप बता गए सिकंदर द्वितीय का मतलब क्या होता है, जो पूरी दुनिया में शासन करे। सिकंदर को कहा जाता विश्व विजेता क्योंकि उसने किसी को नहीं छोड़ा था, पोरस तक को खींचा था उसने, यानी कि वो विश्व विजेता बनना चाह रहा था। अभी आते हैं कहानी इसकी सुनाते हैं। यामिनी उल खिलाफत विश्व सुल्तान, नाम देखो कितना बढ़िया, विश्व सुल्तान। भारत का सुल्तान तो बनना आफत है, यहाँ घर का सुल्तान बनना आफत है, विश्व सुल्तान। जनता का चरवाहा, ध्यान से सुनिएगा, जनता का चरवाहा मतलब मैं जैसा चाहूंगा तुम गाय भैंस जैसे चरोगे, मैं जैसा चाहूंगा, इसीलिए जनता का चरवाहा कहा गया किसको, अलाउद्दीन खिलजी को। और यहाँ पर 2 चीजें सुन लीजिएगा, फिर आगे हम इस पर बात कर रहे हैं। सबसे पहले सुनेंगे क्या, इसने राजत्व का सिद्धांत क्या दिया। इसने राजत्व का सिद्धांत, सीधा सीधा राजत्व का सिद्धांत क्या है इसका, कि भैया धर्म और राजनीति दोनों अलग अलग चीज है। धर्म में राजनीति में घुसाओ और राजनीति में धर्म में घुसाओ। राजनीति का कोई धर्म नहीं होता, जबकि धर्म की राजनीति है। आज आप देख रहे हैं भारत में धर्म की ही राजनीति है। कोई मुस्लिमों को पोटने में लगा है, कोई हिंदुओं को पोटने में लगा है, कोई हिंदुओं को पोटने में लगा। तुम पंडित हो, तुम ठाकुर हो, तुम ये हो, तुम वो हो, तुम कौन हो, पता नहीं कौन हो, और उनको भी बांटने में हम लगे हैं। उसने कहा था धर्म अलग है और राजनीति अलग, नंबर 1। नंबर 2, आज खलीफा माने कुछ नहीं, हम कुछ नहीं मांगेंगे किसी से, आज से हम खलीफा। दूसरा, इस्लाम के सिद्धांत माने कुछ नहीं, जो सिद्धांत मेरे सिद्धांत है, यानी इस्लाम के धर्म को नहीं माना। किसने, अलाउद्दीन खिलजी। जो बड़े वाले कहा करते ना, अलाउद्दीन ने इसके अलावा दरवाजा बनाया था, खाक बनवाया था,
अगर वो इस्लाम को मान रहा होता तो उसने इस्लाम का विरोध क्यों किया होता। दूसरा, निरंकुश शासन, निरंकुश शासन का मतलब होता है मैं श्रेष्ठ बाकी सब बकवास। अब कहानी क्या सुनिए। कहानी ये है कि जब अलाउद्दीन खिलजी शासन की गद्दी पे बैठता है तो सबसे पहले वो बुलाता है अपने वजीरों को और उनसे कहता है ये बताओ विद्रोह कहाँ कहाँ हो सकते हैं। तो उसने कहा साहब पहला विद्रोह ये हो सकता है कि लोगों के पास पैसा खूब हो जाए। सही बात है। अरे हमारे पास जब लक्ष्मीनियाँ होगी तभी ना हम लड़ाई करेंगे, नहीं पुलिसिया को कहाँ से देंगे। तो पहला पैसा लोगों के पास ज्यादा हो गया। नंबर 2, हो सकता है लोग साझे समारोह में इकट्ठा होते हैं, वहां तुम्हें मारने की योजना बना रहे हैं। तीसरा, राजा के पास सही जानकारी ही नहीं है कि राज्य में हो क्या रहा है। और चौथा, इल्तुतमिश ने एकता के माध्यम से लोगों को इतनी जमीन दे दी है कि लोगों को खाने पीने की बहुत व्यवस्था है, इसलिए वो आपके विरोध में काम करते हैं। उसने कहा अच्छा ये कारण है। देखिए किसी भी समस्या के जब तक आप कारण नहीं जानेंगे आप समाधान नहीं ढूंढ पाएंगे। आप केवल दिन भर समस्याएं ढूंढते रहते हैं, इससे समाधान नहीं पाते। हम समस्या ओरिएंटेड हो जाते हैं, सोल्यूशन ओरिएंटेड नहीं होते। तो प्रॉब्लम ओरिएंटेड नहीं, सोल्यूशन। तो उसने तुरंत दिमाग लगाया। पहला क्या लगाया, जितने पंडित हैं, पंडित माने ब्राह्मण और हिंदू, ब्राह्मण शब्द मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि इनसे कोई जजिया नहीं लेता था। जजिया माने कहता गैर हिंदुओं से लिया जाने वाला कर सब देंगे, पंडित जी धन नहीं देंगे। क्यों, वो पंडित हैं। इसने कहा इनको किनारे धरो, इनकी समस्त संपत्ति जब्त कर लो। नंबर 1, सारे हिंदुओं पर इतने टैक्स, घर में कुछ बचबा न करे। और जब तक बचबा नहीं करेगा तो तुम विरोध काहे का करो, पहले पेट के लाले पड़े। दूसरा, गुप्तचर विभाग की स्थापना करी और गुप्तचर उन्हीं लोगों में नियुक्त कर दिया जो गांव के लोग हुआ करते थे। क्या उनको पता ही नहीं गांव वालों के कि गुप्तचर पड़ोस में बैठा, तो सारी जानकारी किसके पास पहुंच जाती थी, अलाउद्दीन खिलजी के पास। और लास्ट, उसने भूमि जब्तीता में दी थी। किसने, इल्तुतमिश ने। सब वापस ले, कुछ नहीं। जमीन किसकी, सरकार की। सरकार आज से राजा, सबका काम खत्म। क्या हुआ, जब पैसा नहीं, सम्मान नहीं, खाने के लाले, लड़ेगा कौन, लड़ेगा वही जिसके पेट में रोटी होगी, हाथ में तलवार होगी। यहाँ तो दोनों के लाले मार दिए किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने। इस प्रकार उसने अपनी तैयारी करके रख ली। अब अगला क्या हुआ जरा सुन लीजिएगा। अब इसका एक मित्र था अलाउल मुल्क। अलाउल मुल्क से ये कह रहा है रात को कि यार मेरा विचार है, भारत तो मेरे पापा का हो गया, अब एक काम करो, चलो विश्व जीता जाए। अब चलते हैं सिंध में मुल्तान साहब जीतते हुए, चलो यूरोप जीतते थे। अलाउल मुल्क ने कहा बेहुदवा, पहले भारत जीत ले, दक्षिण में तो तुम अभी गए नहीं हो, चलो दक्षिण देखो चल के एक बार, रणथंभौर घूमाओ चल के, राजस्थान, यहाँ बैठ के दिल्ली में मौज कर रहे हो। भाड़ में गया विश्व विजेता। इसलिए अलाउल मुल्क के कहने पर उसने विश्व विजय की परिकल्पना बंद कर दी। दूसरा, ये कह रहा था मैं हिंदू ना मुसलमान धर्म न तुर्क धर्म, मैं एक नया धर्म चलाऊंगा जो मेरा धर्म होगा। अलाउल मुल्क ने कहा नालायक, तू खुद धर्म नहीं मानता है, नया धर्म का मानेगा। इसलिए अलाउल मुल्क के कहने पर ये दोनों योजना उसने क्या कर दी, खत्म कर दी। इसका मतलब अलाउद्दीन खिलजी अब नए रूप में हमारे सामने आने को तैयार है। चलिए नेक्स्ट मिलते हैं इसे अगले बिंदुओं पर कि क्या क्या इसकी व्यवस्था है। अब बात करते हैं इसके संघर्षों के बारे में। संघर्ष किस तरह की, देखिए हुआ क्या कि इसका एक बहुत प्रिय सेनापति था, उसका नाम था जफर खान। जफर खान के समय मंगोलों ने किया आक्रमण, और जैसे आक्रमण करता है जफर खान की हो जाती है मृत्यु। तो ये अलाउद्दीन खिलजी मंगोलों से बहुत चिढ़ जाता है, और चिढ़ने के कारण जब जब मंगोल आए तब तक अलाउद्दीन खिलजी इनको ढंग से कूटेगा। और इतनी बार आक्रमण इसके समय होते हैं मंगोलों के, और एक बार जीतने नहीं पाते हैं। अलाउद्दीन खिलजी इतना चिढ़ जाता है। तो इसका जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया जफर खान कौन था, तो अलाउद्दीन खिलजी के समय में उनका प्रिय सेनापति था। इसके बाद इसके विजय अभियान शुरू होते हैं। सबसे पहले 1299 में इसने गुजरात विजय की। ध्यान से सुनने का बहुत महत्वपूर्ण है। जब 1299 में गुजरात में विजय करने जाता है तो वहां का राजा होता है कर्ण बघेल, और ठाकुर साहब थे। कर्ण बघेल डर के मारे भाग जाता है शासन छोड़ के, और जब भाग जाता है तो इसकी पत्नी रहती है कमला देवी। तो कमला देवी को हायर कर लेता है अलाउद्दीन खिलजी और अपनी प्रिय रानियों में से एक बना लेता है। यानी कर्ण बघेल की पत्नी किसकी हो जाती है, अलाउद्दीन खिलजी की। इसे घृणित कार्य माना जाता है अलाउद्दीन खिलजी का। इस प्रकार उसने गुजरात की विजय इस प्रकार उसने कर ली। वहीं पर बाजार में जाता है, गुजरात में छोटी छोटी बाजारें लगती, वहीं पर एक हिजड़ा था जिसे मलिक काफूर कहा जाता है। इस मलिक काफूर हिजड़े को खरीदा किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने। कितने में, 1000 दिनार में। यानी 1000, इसीलिए 1000 दिनारी कहा जाता मलिक काफूर को। कहने में बड़ा अजीब लगता है कि एक हिजड़ा था, लेकिन 6.5-7 फुट का लंबा चौड़ा बहुत बलिष्ठ आदमी, और इसने अंतिम तक अलाउद्दीन खिलजी का साथ दिया। इतना एहसान मन था उसका कि उसने मदद करी थी अलाउद्दीन खिलजी की। कहानी सुनी, कहानी क्या थी
कि जब वो लौट कर आता है मलिक काफूर को भेजता है देवगिरी पर आक्रमण करने के लिए। और देवगिरी में उस समय यादव वंशी शासक था रामचंद्र देव, और जब इसके ऊपर शासक पहुंचता है मलिक काफूर आक्रमण करता है तो सरेंडर कर देता है, भैया हम बवाल में पड़ना नहीं चाहते। तो वो क्या करता है, मानता नहीं, मलिक काफूर से पकड़ लाता और पकड़ के लाके कहाँ फेंकता है, अलाउद्दीन खिलजी के शरण में। अलाउद्दीन खिलजी के मलिक काफूर को नाराज होता है कि वो एक राजा है, राजा के साथ। तो उन्होंने पूछा कि आपके साथ कैसा व्यवहार किया जाए। देखिए दिमाग, इसे कहते रामचंद्र देव का दिमाग। अलाउद्दीन खिलजी ने पूछा कि साहब आपके साथ कैसा व्यवहार किया जाए। तो अलाउद्दीन खिलजी से रामचंद्र देव ने कहा, एक राजा दूसरे राजा के साथ जैसा व्यवहार करता आप वैसा व्यवहार करिए। तुरंत ही अलाउद्दीन खिलजी ने बगल में उसको बिठाया कि राजा राजा होता है, वो चाहे किसी रूप में हो, उसे राजा की तरह स्वीकार किया। एक समय आया कि उसको बहुत सारा धन देकर रामचंद्र को वापस कर दिया, उसके सम्मान करने के तरीके के कारण। इस प्रकार उसने देवगिरी अभियान में मलिक काफूर ने महत्वपूर्ण। और उसने क्या किया, अलाउद्दीन खिलजी ने उसे भेज दिया कहाँ, वारंगल। देखिए गुलाम गुलामी होता है, पराधीन सपने सुख नहीं। तो अलाउद्दीन खिलजी को लगा मैं कहे मरने जाऊं दक्षिण भारत। तो दक्षिण भारत किसको भेज दिया, अलाउद्दीन खिलजी को, सॉरी मलिक काफूर को। मलिक काफूर पहुंचता है वारंगल क्षेत्र, आंध्र प्रदेश से पड़ता है। और वहां पर जाकर राणा रुद्र प्रताप सिंह वहां हुआ करते हैं शासक, उनसे युद्ध होता है। मलिक काफूर पटक पटक के मारते हैं ठाकुर साहब को। राजा जो रुद्र प्रताप से इनको घबराहट के मारे, ध्यान से सुनिएगा यहाँ एक चीज आने वाली है, जब घबराहट के मारे कहते हैं तुम हमको ना मारो, हमारी हत्या ना करो, तुम्हें कोहिनूर हीरा देंगे। पहली बार आ रहा है इतिहास में, हम तुम्हें कोहिनूर हीरा देंगे। तो मलिक काफूर कहता है ये कौन सी बाला है, ये नहीं पता था कि ये जहां जहां जाएगा उसका बेड़ा गर्क होगा। यह हीरा मिला था गोलकुंडा खान से, और उसे रखा कहा गया था राजा रुद्र प्रताप जी के यहाँ पर, और रुद्र प्रताप का बेड़ा गर्क हो गया। ध्यान से सुनेगा, मलिक काफूर बड़ा खुश होता है, हीरा ले लेता है, कहता जाओ भाड़ में जाओ, तुम्हारा राज वापस आ गया कहाँ, अलाउद्दीन खिलजी के पास। और जैसे हीरा पहुंचा अलाउद्दीन खिलजी के पास, काम खत्म, इनके ही पतन का रास्ता प्रारंभ। अब मैं आपको बता दूं, जहां जहां ये कोहिनूर हीरा रहा है, जिसके जिसके पास रहा है, उसका बेड़ा गर्क होता चला गया है। वर्तमान में ये हीरा आपको अच्छे से पता है इंग्लैंड के पास है। अगर उसके पास नहीं होता शायद अमेरिका विश्व शक्ति होता ही नहीं, ऐसा मानता मैं नहीं कर रहा हूं। ये एक हो सकता है कि मेरी बात पूरी तरह से खारिज आप कर दें कि एक आडंबर हो सकता है, ये केवल टैबू हो सकता है, लेकिन आप गेस कर लीजिए ना। भारत में रहा, भारत का बेड़ा गर्क, रुद्र प्रताप के पास उनका बेड़ा गर्क, जब अलाउद्दीन खिलजी के पास गया उनका बेड़ा गर्क, इंग्लैंड गया उनका बेड़ा गर्क, अमेरिका हो गया नंबर 1 पे। जब कभी इंग्लैंड हुआ करता था तो भैया कोहिनूर हीरा आ गया अलाउद्दीन खिलजी के पास, और जैसे आ गया वैसे मति भ्रष्ट। चलिए आगे का काम देखते हैं। उसने क्या किया, देखिए मत भ्रष्ट हुई ना। देखिए अगला काम क्या किया, इन्होंने आक्रमण किया रणथंभौर पर। ये रणथंभौर बड़ा खतरनाक चीज है। रणथंभौर मैंने आपसे कहा था बार बार आएगा। रणथंभौर पर हमीरदेव नाम का एक व्यक्ति शासन कर रहा था, उसके ऊपर आक्रमण कर दिया। जैसे आक्रमण किया, बोला मैं दास्ता तो नहीं स्वीकार करूंगा। पूरे घर ने आग लगाई, एक बहुत बड़ी लकड़ियों की, पूरा घर डूब के उसी मर गया। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये किताब है तारीखे आराई, इसमें लिखा है कि पूरे परिवार ने हमीरदेव के क्या कर लिया था। हमीर रासो जो लिखी गई है इसी पे लिखी गई है, पूरा परिवार जौहर कर लेता है, लेकिन आधीनता स्वीकार नहीं करता है। इसके बाद और मति भ्रष्ट हुई, ये कहाँ चल दी है, चित्तौड़ मेवाड़ 1303 ईस्वी में। इसने सुन रखा था चित्तौड़ के राजा जो थे उनका नाम था राणा रतन सिंह। राणा रतन सिंह की पत्नी पद्मावती बहुत सुंदर है। कहा जाता था इस कायनात में उनसे ज्यादा सुंदर कोई नहीं था। इतिहास में 2 ही लोगों को सुंदर कहा गया है, एक बेगम हजरत महल को और दूसरा कहा गया है रानी पद्मावती। अलाउद्दीन खिलजी जानता था मेवाड़ का किला जीतना संभव नहीं, क्योंकि वो 1.5 किलोमीटर ऊपर है। अगर एक को पत्थरों ऊपर से डाल दिया तुम्हारा घोड़ा घोड़ी बन जाएगा। अगर हाथी के ऊपर बड़ा पत्थर डाल दिया हाथी मर जाएगा, इतना ऊंचा ऐसे कोई पत्थर फेंकेगा। जान गया था कि आक्रमण करके हम जीत नहीं पाएंगे, तो डरवा रहा था। यहाँ से तोपचियों से फेंकवा रहा था गोले बड़े बड़े करके। इस प्रकार तोपची का मीन्स हो गया आग के गोले, तोपची नहीं कहेंगे, गलत इंटरप्रिटेशन हो जाएगा। तो वहाँ आग फेंकवा रहा था कि भैया मान जो सरेंडर नहीं किया। राणा रतन सिंह ने क्या किया, अंत में समझौता हुआ तो उसने कहा कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तुम केवल अपनी पत्नी को मुझे दिखा दो। अगर नहीं दिखाना चाहते मुझे शीशा में केवल दिखा दो कि वो है कैसे। कहा तो यह था अलाउद्दीन खिलजी उनको बहुत प्रेम करता था। मैं नहीं मानता इतिहास में उनका कोई प्रेम हो सकता। 1.5 किलोमीटर ऊपर प्रेम पर अपने नहीं गया होगा, फिर भी इसका मीन्स हो गया कि वो रानी पद्मावती को देखना चाह रहा था। उसने मना कर दिया। तो पहले राणा रतन सिंह की हत्या हुई, उसके बाद रानी पद्मावती ने जौहर कर लिया, खौरिया गया कि मर गई, देखने को नहीं मिला। 30,000 क्षत्रियों का, 30,000 मैं कह रहा हूं, पूरे चित्तौड़ में कोई जिंदा नहीं बचा, सबको काट डाला।
किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। 30,000 राजपूतों का कत्ल हुआ एक दिन में। इतना खौरिया गया, चिढ़ गया कि वो रामकली हमें चली गई। अब देखो क्या हुआ। अभी मैंने कहा था ना कोहिनूर आया, मति भ्रष्ट हुई ना। देखिए आगे क्या करता। इस प्रकार इसने अपना पूरा का निरंकुश शासन के रूप में आकर बैठ गया। आगे क्या हुआ? अब इसके दिमाग में चढ़ा कि राजा दुनिया देश बहुत अमीर हो रहा है, क्या करो? आधा टैक्स, 100 किलो उपजाओ, 50 किलो हमको दे जाओ। जनता खुश हो जाएगी क्या? जनता में विद्रोह। इसने भू राजस्व कितना वसूला? 50%। आप हाउस टैक्स देते हैं ना नगर पालिका या नगर निगम को, ये शुरू करने वाला कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। इसने 2 नए टैक्स लगाए। अच्छा, भारत का टैक्समैन किसे कहा जाता है? पी चिदम्बरम को। तो इन्होंने टैक्स क्या शुरू किया? एक टैक्स था चरी कर। चरी कर माने होता है अगर तुम्हारी गाय भैंसिया हमारे क्षेत्र में चरी तो उसका पैसा दो, पागल। अगला घरी कर, घर बनवाया हो जिस जमीन पर सरकार की है, टैक्स लाओ। यानी हाउस टैक्स और चराने का टैक्स दोनों ही शुरू कर दिए किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। देखिए इसके बाद इसने क्या किया? बाजार नियंत्रण प्रणाली अपनाई। अब बाजार नियंत्रण प्रणाली क्या, जरा देखिएगा। इसने क्या किया था? सेना को नगद वेतन देता था, और वेतन इतना ज्यादा नहीं होता था कि ये लोग सैनिक लोग कहें तुम देते हो 100 रुपया, बाजार में वस्तुएं हैं 5,000 की, हम खाएंगे कैसे? तो इसने योजना बनाई कि भैया वेतन बढ़ाएंगे तो हमारा राजस्व खाली हो जाएगा। तो एक काम करो, क्यों ना वस्तुओं के दाम फिक्स किए जाए। तो मैं रिपीट करता हूँ, अलाउद्दीन खिलजी के समय में 20 वर्ष तक किसी वस्तु का दाम बढ़ा ही नहीं, वो चाहे उत्पादन हुआ हो चाहे उत्पादन ना हुआ हो। तो इसने इस प्रकार बाजार में मूल्य नियंत्रण प्रणाली अपना ली। हर वस्तु का 4 प्रकार की बाजार लगवाता था। एक ऐसी बाजार जो गल्ला, जिसे सहनाई मंडी कहा करते थे, गल्ला मंडी। दूसरी कालीन वालीन, अगर कुछ आप गांव में बनाते हो, झब्बा झाबी जो भी बनाते हो उसकी मंडी। तीसरा छोटी छोटी वस्तुओं की मंडी, और चौथी जानवरों की और गुलामों की मंडी। अंदाजा लगाइए, गुलाम और जानवर में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, क्योंकि गुलाम और जानवर एक जगह बेचे जाते हैं। ये अपनाया था किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। आज भी जो बाजार चारों ओर आपको लगते हैं, मंगल को वहां की बाजार, बृहस्पति को वहां की बाजार, शुक्रवार को वहां की बाजार, ये सबका जनक कौन है? अलाउद्दीन खिलजी है। उसने स्थानीय बाजार लगाना शुरू किया था, और उसने मलिक काफूर को काम दिया था क्या? कि अगर कोई घटतौली करे, अगर कोई कम तौले तो जितना कम तौले उसका उतना मांस काट के तौल के निकाले। है हिम्मत किसी की? इतना तौल दे, इतना तौलोगे उंगली गायब, इतना तौलोगे हाथ गायब, ज्यादा तौलोगे तुम ही गायब। इस प्रकार उसने घटतौली पर पूरी तरह क्या कर दी? रोक लगा दी। कौन? ये बाजार नियंत्रण था। लेकिन बढ़िया क्या था? उसने पीडीएस सिस्टम शुरू किया। पीडीएस सिस्टम क्या था? पीडीएस में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसे गांव में कहता कोटा। इसने कोटा शुरू किया। कोटा मतलब होता है कुछ यतीम लोग, कुछ गरीब लोग, कुछ ऐसे लोग जिनको भोजन की उपलब्ध नहीं हो पाता, उनकी व्यवस्था करी थी किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। किसके माध्यम से? पीडीएस के माध्यम से। अगला होता है कि उसने सेना का स्थायी वेतन शुरू किया। सेना का स्थायी वेतन का मतलब होता है कि उसने सेना को नगद वेतन। स्थायी सेना का मतलब क्या होता है? यहाँ पे स्थायी सेना का मतलब होता है कि पहले जो राजा हुआ करते थे, वो उनको जब युद्ध लड़ना होता तब सेना करते थे, और जैसे युद्ध खत्म सेना खत्म। इन्होंने क्या किया? स्थायी सेना, ये सेना बनी रहेगी, और इन सेनाओं को हम नगद वेतन देंगे। नगद वेतन का मतलब है इनको हम जो पैसा देंगे वो नगद के रूप में देंगे। ठीक। दूसरा, अगर हम देखें तो इसने हुलिया शुरू किया। नगद वेतन के साथ उसने हुलिया दागने की प्रथा शुरू करी। हुलिया क्या होती है जरा देखेंगे। किसी भी जो सैनिक होते थे, आप लिखा जाता ना, यहाँ पर कटा, यहाँ पर दाग, यहाँ पर धब्बा, आज भी लिखा जाता है सैनिकों के बारे में कि कोई स्पष्ट चिन्ह होता है अपने शरीर का। तो ये शुरू किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने हुलिया। दूसरा, घोड़े का दागना। घोड़े दागे में ये शाही घोड़ा है, सरकार का घोड़ा है, और 10 घोड़ों का ये चिन्ह, 100 घोड़ों का ये चिन्ह, ये शुरू किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। इसके बाद ये था इसके प्रारंभिक चीजें। अगला है इसके विद्रोह। बहुत छोटा सा टॉपिक है, ध्यान से सुनेगा। इसके समय जो नवीन मुसलमान जिन्हें बसाया गया था, किसके द्वारा? जलालुद्दीन फिरोज शाह तुगलक द्वारा, खिलजी द्वारा। उसने क्या किया था कि जो नवीन मुसलमान बसाए गए थे उन्होंने विद्रोह कर दिया। क्या? ये नवीन मुसलमान जाते थे युद्ध करने, युद्ध करके जो लूटा हुआ माल लेकर आते थे, अब बंटवारा होने लगे, सो ये टांग अड़ा दें। क्या कहें कि भैया देखो 4/5 सैनिकों का होगा, 1/5 राजा का होगा। और ये क्या कहता था? 1/5 सैनिकों का, 4/5 राजा का युद्ध हो गया। नवीन मुसलमानों ने कहा तुम्हारा युद्ध है, नहीं लड़ेंगे। इस प्रकार एक विद्रोह शुरू हुआ नवीन मुसलमानों का, जिसको अलाउद्दीन खिलजी कहा जाता, सबको निपटा।
अगला अकत खां। ये अकत खां इतना चालाक था, इसने क्या किया, ये भतीजा था इनका, और इसने रचना रची कि एक बार अलाउद्दीन खिलजी दक्षिण के अभियान पे जा रहा था। दक्षिण अभियान जाने पर रास्ते में इसको अपनी भाषा में कह खुजली हुई कि हम शिकार करने जाएंगे, और शिकार करने जंगल में गया, जंगल में रास्ता भुला गया, और जब रास्ता भुला गया तो इसने अकत खां ने दिल्ली में शोर मचाया, अलाउद्दीन खिलजी मर गया, अलाउद्दीन खिलजी मर गया, और अकत खां तुरंत अपने आप को राजा घोषित करने के प्रयास में लग गया। और उधर अलाउद्दीन खिलजी को रास्ता मिल गया, लौट के कैंप आया और लौट के गया दिल्ली में। अकत खां को हौका कस के, हौका माने निपटा दिए, तुम्हें हिम्मत कैसे हो गई, मैं जिंदा बैठा हूं। फिर शासन किसका, अलाउद्दीन खिलजी का। इसके बाद एक महोदय थे हाजी मौला, इन्होंने विद्रोह किया। हाजी मौला बनना चाह रहे थे दिल्ली का कोतवाल, वहां समय कोतवाल माने आज के समय में डीजीपी, तो वो बनना चाह रहे थे हाजी मौला, क्या कोतवाल कहाँ का, दिल्ली का। और इसी कोतवाल बनने के चक्कर में उन्होंने षड्यंत्र रचा कि अलाउद्दीन खिलजी को, इनके यहाँ उस समय जो शासक था, जो कोतवाल था, उसकी हुई मृत्यु हुई, और जैसे मृत्यु हुई तो तिमिर्गी नाम के, तिमिर्गी रिपीट करेंगे, तिमिर्गी नाम के व्यक्ति को अलाउद्दीन खिलजी ने बना दिया कोतवाल। जैसे बनाया, हाजी मौला विद्रोह कर लिया, हाजी मौला ने विद्रोह किया, मैं कोतवाल बनूंगा, युद्ध हुआ और हाजी मौला निपटाए गए। इस प्रकार इनका विद्रोह क्या किया गया, खत्म कर दिया गया। तो ये थी पूरी कहानी, जल्लादों का जल्लाद, खतरनाक से खतरनाक, बहुत यूं कह लें कि निरंकुश शासक के रूप में कौन, अलाउद्दीन खिलजी। इसके बाद अगला शासक हुआ, ये कहानी थी अलाउद्दीन खिलजी की। अगला शासक हुआ मुबारक शाह, जो कि एक अय्याज शासक था। अय्याज शासक इन द सेंस नंगा भाग आता था कभी कभी, कहाँ, दरबार में सब बैठे हैं, नंगा घूम रहा। दूसरा, सब लोग नंगे हो जाओ दरबार में। तीसरा, कभी कभी महिलाओं के कपड़े पहने घूमा करता था दरबार में, तो इसीलिए इसको अय्याज शासक कहा जाता है। और इसको हक दिया किसके, इसके भाई ने, नसीरुद्दीन ने हत्या कर दी कि पागल बेवकूफ गधा गई का। ये भी मार डाला किसको, मुबारक शाह को। और इसके बाद अगला शासक हुआ जिसने मारा उनकी भी मृत्यु निकट, नासिरुद्दीन खिलजी। जो अगला शासक बना, ये और महान अयोग्य इन द सेंस, जो भी उत्पादन में आता था, ध्यान से सुनेंगे, जो भी उत्पादन में आता था, जो भी चीजें वस्तुएं आती थी, उत्पादन टैक्स के रूप में वसूल कराती थी, उन सारी वस्तुओं को महिलाओं में बांट दिया करता था। और कहा करता था, एक एक दिन ये महिला, एक दिन वो महिला, एक दिन वो महिला, एक दिन वो महिला, एक एक दिन खाना बना के हमको दे जाओ, हमें जो जरूरत नहीं है किसी और चीज की। यानी तुम्हें घिनहा हो, तुम्हें राज्य चलाना है कि तुम्हें भोजन करना है। इसी कारण था, इसी के दरबार में रहा करता था गयासुद्दीन तुगलक, जो कि एक सेनापति के रूप में था। उस गयासुद्दीन तुगलक ने रची रचना और हत्या करी किसकी, नसीरुद्दीन खिलजी की। इस प्रकार खिलजी वंश क्या हो गया, समाप्त, और खत्म होता है अलाउद्दीन खिलजी का पूरा, जो खिलजी वंश था पूरा का पूरा समाप्त होता है। ये थी कहानी पूरे खिलजी वंश की। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में जब भी मिलेंगे तो क्या पढ़ेंगे, तुगलक वंश के बारे में, गयासुद्दीन तुगलक ने किस प्रकार नए वंश की स्थापना की, किस प्रकार रचना रची नए वंश की। ये कहानी थी अलाउद्दीन खिलजी की। फिलहाल आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए तथ्यों के साथ। फिलहाल के लिए जय हिंद।